Today we will revise, we will learn how to remember the cash flow statement by tips and tricks. You will learn it on your hands. So let us start with the first part. How to first you will know how to calculate net profit before tax and extraordinary item. It is already given in question. If it is not given, then you have other method that you can also try. So after this, you have to do tip D, because in that method you are forgetting in exam that what you have to do and what you have to add, where you have to less. So you just confuse there. So I had make a memory techniques here to remember. So सबसे पहले आता है अपना टिप डी। टिप डी टी फॉर अपना ट्रांसफर टू रिजर्व। मतलब अगर आपने कोई भी अमाउंट अगर आपने रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करा है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, उन दोनों को अगर आप एडलेस करोगे तो आपको वहाँ से जो डिफरेंस मिलेगा रिजर्व के अंदर, तो वो यहाँ आके ऐड होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। और अगर वो वैल्यू माइनस में है तो उसको माइनस पे कर दो, अगर ऐड हुआ है तो उसको ऐड कर दो, और अगर माइनस पे तो उसको माइनस कर देना। उसके बाद में टिप आई फॉर अपन का इंटरम डिविडेंड। अगर करंट ईयर के अंदर अगर अपन ने कोई भी इंटरम डिविडेंड अपन ने पे करा है, नॉट रिसीव्ड, अगर अपन ने पे करा है तो अपन को यहाँ ऐड बैक करना है। तो ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, इसलिए अपन को यहाँ पे वापस ऐड बैक करता है। और अगर अपन ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है करंट ईयर के अंदर, अगर अपन ने करंट ईयर के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो ये अपन की फाइनेंशियल एक्टिविटी है, लेकिन ये अपन की यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको अपन को यहाँ वापस ऐड बैक करेंगे, उसको फाइनेंसिंग में जाके वापस माइनस करेंगे इंटरम और दोनों डिविडेंड को। तो टी से अपन का ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, आई फॉर अपन का इंटरम डिविडेंड हो गया। उसके बाद में पी से अपना क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अपन ने करंट ईयर के अंदर कितना टैक्स का प्रोविजन बनाया है, नॉट प्रीवियस ईयर। ये जो अपन ने करंट ईयर में अपन ने कितना प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, या प्रोविजन फॉर टैक्स है जो अपन का मेमोरेंडम लेजर बनाता है, आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि अपन ने करंट ईयर के अंदर अपन ने कितना प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है। तो टी फॉर अपन का ट्रांसफर टू रिजर्व, मेरे साथ साथ बोलो, टी फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, आई फॉर इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, डी डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द करंट ईयर। उसके बाद में टी फॉर अपन का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, टी फॉर अपन का ट्रांसफर टू रिजर्व, आई फॉर अपन का इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, और डी डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द करंट ईयर। तो ये चारों चीजें ऐड होगी। और अगर उसके बाद में अगर आपको कोई टैक्स का रिफंड मिला है, तो जो आपने पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर रखा है, तो ये नॉर्मल कोर्स की इनकम नहीं होती, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम से है, तो इसको अपन यहाँ के माइनस कर देते हैं। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से अगर आपको गेन हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैश फ्लो में क्या कर रहे हैं, कल जो नॉर्मल रूटीन के कैश ऑपरेशन से जो अपन को पैसा मिल रहा है, अपन उसको कंसिडर करता है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर पे क्या क्या आ गया? जैसे अगर आपको इंश्योरेंस प्रोफिट मिल गई या फिर कोई डिजास्टर सेटलमेंट के लिए, अगर आपको कोई इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव होता है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो इसको अपन एक बार यहाँ से माइनस कर दो, और इसका वैसा वर्सा इफेक्ट आपको लास्ट में इसको ऐड बैक करना होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जैसे अगर आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो माइनस कर दो, और अगर लॉस हुआ है, अगर आपको लॉस हुआ उसकी वजह से, तो यहाँ माइनस कर दो, और आगे जाके आपको ऐड बैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो अपन लास्ट टेबल में देखते हैं, लास्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद में आता है यहाँ तक अपन पहुंचे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये तो हो गया अपना पीबीटी एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अपन ये तो अपन ने इसके अंदर कंसिडर कर लिया अपन के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन वाले आइटम, और जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से अपन उन सबको कंसिडर कर लिया। उसके बाद में आते हैं अपन को कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का भी अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो कौन कौन सा है? गिल्ड आरपी, आपको इतना ही याद रखना है, गिल्ड आरपी। जी फॉर आपका क्या आ जाएगा? जी फॉर आपका है गुडविल। गुडविल से आपको सारी चीजें याद रखनी है जो भी इंटेंजिबल एसेट के अंदर आती है। गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट, अगर कोई कॉपीराइट अमोर्टाइज हुआ है तो आपको यहाँ पे इसको ऐड बैक करना है। उसके बाद में यू फॉर अपन आपका अंडरराइटिंग का कमीशन हुआ, जो आप कंपनी बनाने से पहले आप अंडरराइटिंग कमीशन देते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हो, या फिर कोई डिस्काउंट देते हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो सब आपके यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद में आई फॉर, अगर आपने कोई डिबेंचर इशू करे हैं, डिस्काउंट पे इशू करे, या फिर अगर आपने कोई शेयर्स है वो राइट ऑफ करे, तो उसको आपको यहाँ ऐड करना है, आई हो गया। उसके बाद में आपका आता है एल। एल आता है अपन का लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई भी लॉस बियर करा है, लॉस क्या होता है? ऐड होता है। और अगर आपने कोई भी प्रॉफिट अर्न करा होता है, देखो, या अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न करा होता है वो माइनस होगा, और अगर आपको लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे ऐड होगा, ओके। उसके बाद में आता है आपका
जी फॉर अपन का गिल्ड हो गया, यू फॉर अंडर राइटिंग का कमीशन हो गया, उसके बाद में आई फॉर अपन का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, उसके बाद में एल फॉर अपन का लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स हो गया, उसके बाद में डी फॉर अपन का डेप्रिसिएशन। अगर आप, क्यों ये भी नॉन कैश आइटम है, जो आपके डेप्रिसिएशन होते हैं ये सब नॉन कैश आइटम्स है। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रिलीविंग एक्सपेंसेस, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हो गए। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाते हैं, तो ये सब आपके ये आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, तो इसलिए अपन इनको यहाँ पे ऐड बैक कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, और इश्यू ऑफ डिबेंचर भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। गुडविल आपका अमोर्टाइजेशन भी, ये भी ये तो नॉन कैश आइटम है। उसके बाद में लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ओके, और उसके बाद में अगर आपको कोई भी इनकम अर्न करी है विच इज अदर देन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, तो वो आपको डिडक्ट करनी है। अब वो कौन कौन सी इनकम हो सकती है? सबसे पहले अगर आपको कोई इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ, या फिर कोई अगर आपको डिविडेंड इनकम हुई है, कोई रेंटल इनकम हुई है, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सब कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ओके, गॉट इट। तो ये सब आपको माइनस करनी है, यहाँ से माइनस करके आपको ये सारी चीजें कहाँ ऐड करनी, आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में अंदर जाके ऐड कर देनी है। ओके, उसके बाद में कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद में स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अपन ने पूरा सब कुछ कर लिया। उसके बाद में अगर आप क्या क्या चीजें ऐड करनी है, अगर आपको कोई भी चेंजेस हुआ करंट एसेट के अंदर, एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन इसको यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको अगर आपका एसेट में इंक्रीज हुआ है, एसेट में इंक्रीज कब हुआ होगा, जब आपने पैसे देके अगर आपने कोई एसेट खरीदा होगा, तो इससे क्या हुआ, आपका कैश आउटफ्लो हुआ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो, अगर आपको कोई इंक्रीज इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल हुआ, इट मींस यू हैड परचेज्ड दैट बाय यूजिंग कैश, सो इट इज अ कैश आउटफ्लो, सो डिडक्टेड। उसके बाद में अगर आपका डिक्रीज इन इन्वेंट्री या फिर ट्रेड रिसीवेबल हुआ है, मतलब अगर डिक्रीज इन्वेंट्री कब होगा, जब आपने वो इन्वेंट्री बेची थी, और ट्रेड रिसीवेबल कम कैसे हुआ, जब आपका ट्रेड रिसीवेबल ने आपको पैसे दे दी। इट मींस यू हैड सेल और यू हैड रिसीव मनी फ्रॉम दैट एसेट विच लीड्स टू इंक्रीज इन कैश बैलेंस, सो एडेड। ओके, और उसके बाद में आता है वैसे ही सेम लाइबिलिटी है, करंट एसेट अपन ने लिया, अब करता अपन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट नहीं दिखते, क्योंकि ये सब किसके पार्ट होता है अपन के, ये सब होता है अपन के फाइनेंस एक्टिविटीज के पार्ट, ये अपन के ये अपने ऑपरेशन रिलेटेड नहीं होते। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो अपन अगर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल आपका और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके कब इंक्रीज होता है, जब आपने उस एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं करा होता, वो आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। इससे क्या हुआ हुआ, आपका पैसा जाना था, आपका कैश जाना था, बट वो गया नहीं, तो इससे क्या होगा, आपका कैश बैलेंस बढ़ेगा। तो इसको आपको ऐड बैक करना है। और उसके बाद में डिक्रीज कब होगी, आपकी ट्रेड रिसीवेबल है, ये सॉरी ट्रेड पेबल्स है, वो सब डिक्रीज कब होंगे, जब आप उसको पेमेंट कर दोगे। अगर आप उसको पेमेंट कर दोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो वही सेम बात है, आपको यहाँ माइनस करना है। तो करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो उसको माइनस करना है, करंट एसेट कम हो रहा है तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऐड करना है। और अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऐड करना है, और अगर करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है तो आपको माइनस करना है। तो करंट लाइबिलिटी का जो चीज है अगर बढ़ रहा है तो उसको ऐड करना, और कम हो रहा है तो माइनस करना, और करंट एसेट के अंदर वाइस वर्सा, बढ़ रहा है तो माइनस करना है, कम हो रहा है तो उसको ऐड बैक करना है। ओके, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में तो उसके बाद जो आपको कैलकुलेट एंड कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, आपने अब तक ऊपर का पूरा निकाल दिया। उसके बाद में आपने करंट ईयर के अंदर कितना इनकम टैक्स पे करा है, अपन ने जो ऊपर ऐड किया था वो क्या था, अपन ने कितना प्रोविजन करंट ईयर में बनाया। अब यहाँ पे लास्ट में आके क्या माइनस करेंगे, अपन ने कितना पे करा है। पे करा मतलब आपको रिफंड भी मिल गया और आपने पे किया है, इसका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आके आप माइनस कर देना। और ये देखो, जो मैंने आपको बोला था, जो भी आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है वो यहाँ आके आपको वापस ऐड बैक करनी होगी। जो भी इंश्योरेंस प्रोसीड हुआ, लॉस आपका माइनस नहीं होगा, यहाँ पे लॉस वापस लॉस का रिवर्सल नहीं हुआ, लेकिन जो भी आपको प्रॉफिट हुआ था ऊपर अपन ने उसको माइनस करा था। क्योंकि अगर इंश्योरेंस प्रोसीड्स होती है फ्रॉम आपको, या फिर डिजास्टर सेटल, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसलिए अपन पहले उसको माइनस करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस फ्रॉम अपन का अर्थक्वेक हुआ था, उसको अपन ने नहीं करा था, उसको अपन ने सीधा वहाँ ऐड ही कर दिया था।
और लेकिन अपन ने इसको ऊपर पहले माइनस करा और इसको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये डिफरेंस आप याद रखना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का अगर इंश्योरेंस प्रोसीड से अगर आपको क्लेम मिल गया तब पहले माइनस हो जाएगा और तो नील इफेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है तो उसको आप पहले ही माइनस कर दो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट करने देगा। तो ये आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडायरेक्ट मेथड में आती थी। इंडायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे याद रखना है, तो एक बार मैं आपको वापस रिकॉल कराता हूँ। पहले अपन ने ट्रिक बनाई थी टी फॉर अपन का ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद में आई से अपन ने बनाया था इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, पी से अपन ने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसके बाद डी से अपन ने बनाया डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द करंट ईयर। उसके बाद में अपन ने एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए अपन ने ट्रिक बनाई गिल्ड आरपी गिल्ड आई गेस you guys have played PUBG or Free Fire or you had heard the word guild. So जी फॉर अपन का गुडविल, जी गुडविल से अपन को सारे इंटेंजिबल एसेट याद आनी चाहिए, वो सब अपन को ऐड बैक करना है। यू फॉर अपन ने कोई भी अगर अपन अंडरराइटिंग कमीशन दिए जो कि अपन कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम में देता है या फिर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करें वो सब ऐड होता है। उसके बाद में आई फॉर अपन का इशू ऑफ डिवेंचर्स और अपन ने शेयर राइट ऑफ करा है। उसके बाद में एल फॉर अपन का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में डी फॉर अपन का डेप्रिसिएशन हो गया। आर फॉर अपन का रेंटल, आरपी मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यू गाइस will forget that rental income will also be there and profit on sale of investment will also be a minus here. So add two more words so you will remember this. So again RP R for rental income and P for अपन का profit on sale of investment. Okay, and अगर current asset increase हो रहे हैं तो आपको माइनस करना और करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आपको ऐड बैक करना। और करंट लायबिलिटीज तो वैसे ही सेम टू सेम चलेगा, बढ़ रही इंक्रीज हो रही है तो आपको कैश फ्लो के अंदर ऐड करना, और अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो आपको उसको माइनस करना है। So thank you guys. I hope it will so helpful for you guys. Thank you so much, and like, share, and comment, and share a response that how should I improve my video and how you guys how it will helpful for you and how I should make on which topic I should create more videos. Okay, thank you so much.